आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 17 जुलाई के डेली करंट अफेयर्स। तो चलिए 5 टॉपिक्स की हम बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये करंट अफेयर्स जो हम डेली देखते हैं, और हर दिन मैं करंट अफेयर्स आपके सामने लेके आता रहूंगा, जो कि आपके यूपीएससी, बैंक, एसएससी, पीसीएस। वैसे तो ये यूपीएससी डेडिकेटेड है क्योंकि आपको आंसर राइटिंग ऐसी करनी है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे हम बॉर्डर मैनेजमेंट। चीन में जो दिक्कतें हो रही है ना, पेपर 3 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है चाइना के साथ। चाइना के साथ प्रॉब्लम है बॉर्डर की। जो चाइना का बॉर्डर है वो डिफाइंड तो है नहीं। चाइना कभी भी बॉर्डर को डिफाइन करता भी नहीं, क्योंकि चाइना कहीं तो हम सब ले लेंगे। तो एक तो ईस्टर्न सेक्टर है, एक वेस्टर्न सेक्टर है, एक मिडिल सेक्टर है। मिडिल सेक्टर में उत्तराखंड आ जाता है, तो वहां पे इतनी प्रॉब्लम है नहीं। ईस्टर्न सेक्टर में लद्दाख आ जाता है और ये पूरा का पूरा रीजन, तो यहाँ पे बड़ी दिक्कत है। और जो वेस्टर्न सेक्टर है ये आप अरुणाचल प्रदेश आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये तो चाइना कहता है अरुणाचल प्रदेश साउथ तिब्बत है, ठीक है ना। और बाकी शिपकिला, लिपू लेक, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ये कुछ है नहीं। बेसिकली दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं और चाइना ने अभी तक इसको सुधारा नहीं है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, एक तरीके से बॉर्डर का रीडेवलपमेंट। देखिए चाइना क्या करता है, चाइना ने अरुणाचल प्रदेश, उस बॉर्डर वाला उधर डिस्प्यूटेड रीजन है ना, वहां पे गांव बना दिए हैं। और गांव बना दिए हैं तो एक दिन अपनी फौज भी बैठा देगा, और बहुत जबरदस्त तरीके से डेवलप किए हैं। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी यही पैतरा आजमाया है। भारत कह रहा है कि हम भी गांव बनाएंगे बॉर्डर पे। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कब इंप्लीमेंट होगा, इसकी मीटिंग हुई न्यू दिल्ली में। और यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें और चाइना बॉर्डर के अलोंग टूरिस्ट को लेके जाएं, क्योंकि बहुत खूबसूरत भी है भाई। अरुणाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख हो गया, तो वहां पे गांव के गांव डेवलप कर लेंगे, बढ़िया रोड सब कुछ। और इससे चाइना को करारा जवाब मिलेगा। वैसे भी वो कभी कुछ कर नहीं सकते, हमला और नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि लोग आते हैं। तो सरकार का यही कमिटमेंट है कि सबसे पहले तो पूरा डेवलप करेंगे, मतलब एक तरीके से सारे गाँव को डेवलप करेंगे। रोजगार मिलेगा डेवलपमेंट से, जाहिर सी बात है। जो लोकल्स है उनको रोजगार दिया जाएगा, कनेक्टिविटी जो है वो इंक्रीज की जाएगी ताकि माइग्रेशन को प्रिवेंट किया जा सके। कब इसको लॉन्च किया गया था? 14 फरवरी 2023, यानी कि पिछले साल। फंडिंग कितना? 4800 करोड़ जो है वो एलोकेट किए गए थे। कितने गांव को कनेक्ट किया जाएगा? 136 जो बॉर्डर विलेज है उनको कनेक्ट किया जाएगा। और यहां पे रोड्स बनाई जाएंगी इन बॉर्डर्स विलेजेस में, जो कि लगभग 2500 करोड़ की होगी। सबको 4G नेटवर्क दिया जाएगा, क्योंकि वैसे भी जम्मू कश्मीर वाले रीजन में नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है। आईटीबीपी, इंडिया आईपीपीपी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो इन गांव में बनाया जाएगा ताकि चीजों को और बेहतर किया जा सके, ठीक है। तो इस तरीके से अभी तो आप देख सकते हैं गांव डेवलप नहीं है, लेकिन एक बार ये डेवलप हो जाएंगे तो कमाल हो जाएगा। अब भाई जाहिर सी बात है कि टूरिज्म के लिए ये तो वरदान है। तो टूरिस्ट सर्किट्स बनाए जाएंगे ताकि टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके, ठीक है ना। और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ काम किया जाएगा। गति शक्ति पोर्टल इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर का गति शक्ति मॉनिटरिंग पोर्टल है कि कितना कौन सा प्रोजेक्ट कितने टाइम पे हो रहा है। पार्टिसिपेंट्स इसमें होम मिनिस्ट्री है, यूनियन होम सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट है, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस है। तो ये सब के सब है। और बाकी आप देख सकते हैं कि इसका रेगुलर रिव्यू किया जाएगा। हेल्थ केयर एक्सेस होगा, आर्मी और सीएपीएफ हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है वो यहाँ पे बनाई जाएगी, ताकि, क्योंकि देखिए पहाड़ी एरिया और कई बार ऐसा हो जाता है ना कि अगर आप बीमार पड़ जाए तो अगल बगल हॉस्पिटल नहीं होता है, तो बहुत लोगों की ऐसे जान भी चली जाती है। तो आर्मी और सीएपीएफ हेल्थ केयर फैसिलिटी बनाई जाएगी, जिसमें जो गांव के लोग हैं वो भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। और सीएपीएफ फोर्सेस और आर्मी जो है वो लोकल एग्रीकल्चरल लैंड को भी परचेज करेंगी और हैंडीक्राफ्ट्स को भी परचेज करेंगी, ठीक है ना, ताकि और ज्यादा यहाँ पे इंकरेजमेंट जो है गांव वालों को दिया जा सके। डीजल और पेट्रोल की कोई जगह नहीं, हाइड्रोकार्बन की कोई जगह नहीं। तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोट किया जाएगा, सोलर एनर्जी और बाकी जैसे विंड मिल्स हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, उसी से एनर्जी लेंगे और बॉर्डर इश्यू को अच्छे से समझेंगे। ये एडिशनल डायरेक्टिव जो है वो दिए गए हैं। तो एक तरीके से बॉर्डर पूरी तरीके से जो इशू है ना चाइना से ऐसी की तैसी कर देंगे। अभी जो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था उसमें 6000, अभी तक बॉर्डर विलेज में 6000 से ज्यादा इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। 4000 सर्विस डिलीवरी और अवेयरनेस कैंप्स लगाए जा चुके हैं। बाकी 600 प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए हैं ताकि ये रोजगार जो है वो जनरेट किया जा सके। अब सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि भैया मनी बिल वैलिडिटी कितनी है। पेपर 2 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है गुरु, बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग के लिए। और आंसर राइटिंग की बात की तो भैया परसों से क्लास शुरू होगी, ध्यान से सुन लो सबके सब।
परसों से क्लास शुरू करेंगे हम आंसर राइटिंग की। यूपीएससी लक्ष्य बैच जिन्होंने लिया है, 600 रुपये का ये शानदार कोर्स है और लक्ष्य बैच हमारा 10,000 रुपये का 1 साल का है। तो बिल्कुल भी देर ना करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपको एक ग्रुप दिया जाएगा जिसमें आपकी परफॉर्मेंस जो है राइट, वो रिव्यू की जाएगी। परफॉर्मेंस आपको बताया जाएगा कि आंसर राइटिंग में कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, सब कुछ होगा। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें, ऐप को डाउनलोड करें, नहीं तो आप वेबसाइट से भी इसको कर सकते हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को ये बोला कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाओ। क्यों? आधार एक्ट को मनी बिल के थ्रू पास किया जा रहा है ना। अब मनी बिल्स को राज्यसभा की परमिशन नहीं लेनी है। बहुत सारे एक्ट्स मनी बिल्स बोला कि आधार एक्ट मनी बिल है। आधार सब जगह से हम मतलब सारे एक तरीके से आधार जो है वो जो बैंकिंग सर्विसेज है उसको डिलीवर करने में काम आ रहा है, तो मनी बिल में आ गया। तो राज्यसभा को ऐसे कैसे बाईपास कर सकते हैं आप? भाई जो भी बिल आता है वो एक्ट कैसे बनता है? पहले वो लोकसभा या राज्यसभा में जाएगा, मतलब पहले एक हाउस में जाएगा, फिर दूसरे हाउस में जाता है, फिर प्रेसिडेंट इसको असेंट देता है। लेकिन अगर मनी बिल है तो भाई राज्यसभा के पास इसमें पावर नहीं है। तो अगर कोई भी बिल आप मनी बिल के तौर पर लाओगे तो वह एक्ट हो जाएगा अल्टीमेटली। तो वही बोला है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी। तो इसमें सबसे पहले हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा, इन्होंने कपिल सिब्बल जो सीनियर एडवोकेट हैं बोला है कि जितनी पिटीशन है आप उसको क्लब करिए, लिस्ट करिए, और अब हम इसको सुनेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कि मैं अब आई विल टेक द कॉल, ठीक है ना, और कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस जो है मैं ही फॉर्म करूंगा। तो मनी बिल आर्टिकल 110 के अंदर है। अब तो बजट आने वाला है, कल परसों में आ जाएगा। तो बिल जो है वो मनी बिल कब? जब टैक्स, सरकार पैसा टैक्स से कमाती है, सरकार कितना खर्चा करेगी, कहां से उधार लेगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इन सबसे रिलेटेड अगर कुछ भी होता है तो मनी बिल के ही अंदर जाएगा। जाहिर सी बात है ना, पैसे की बात है तो पैसे की ही बातें इसमें होनी चाहिए। फीचर्स क्या है? पहली बात तो मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही आएगा और राज्यसभा में नहीं आता है। बाकी कोई भी बिल आप राज्यसभा में ला सकते हो, लेकिन लोकसभा को यहां पे ज्यादा पावर है। पैसे के मामले में भैया कुछ नहीं, पैसा चाहिए वरना सरकार कैसे चलेगी, सैलरी कैसे देंगे। राज्यसभा का रोल कुछ है नहीं, बस यही है कि राज्यसभा सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है मनी बिल पे, लेकिन उसको अमेंड नहीं कर सकता। बाकी सारे बिल को चेंज भी कर सकता, रोक भी सकता है। तो लोकसभा को इसको रिटर्न करना पड़ता है 14 दिन के अंदर अंदर, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है। और स्पीकर जो है लोकसभा उसके बाद बोलता है कि ये बिल मनी बिल है और उनका सर्टिफिकेशन फाइनल होता है और उसको सवाल नहीं किया जाता है, ठीक है ना। और मनी बिल फिर उसके बाद पास हो जाता है। तो लोकसभा से पास हो, राज्यसभा में गया, और राज्यसभा ने अगर कुछ उसको अमेंडमेंट करने तो ठीक है, वरना उसको वापस भेज दिया, और नहीं भी करने तो भी वो वापस लोकसभा में ही चला जाता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए एक 7 जज बेंच हम कंस्टिट्यूट करेंगे। जैसे आधार एक्ट को मनी बिल की तरह कैसे पास कर दिया। अब डिसीजन जो है कि वही है कि ऐसे बहुत सारे एक्ट जो हैं बना दिए जाएंगे मनी बिल्स का सहारा लेके, तो ये गलत है, ठीक है ना। जैसे PMLA है, आधार एक्ट। अब PMLA भाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसी के तहत तो बेल नहीं मिल रही अरविंद केजरीवाल को, कितने लोगों को जेल में डाल दिया गया। तो यहां बोला कि सरकार को इसको एज अ वेपन यूज कर रही है। तो राज्यसभा को, क्योंकि राज्यसभा में भी बीजेपी की मेजोरिटी तो है नहीं, तो राज्यसभा को सरकमवेंट करके, बाईपास करके यहां पे ये बिल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। तो ये गलत है एक तरीके से, तो ये तो संविधान के खिलाफ चला गया। तो वही अब इसकी सुनवाई जो है वो शुरू होगी। भारत और नेपाल के रिलेशंस की बात करते हैं। पेपर 2 सुपर इंपॉर्टेंट। चलिए, नेपाल भारत का छोटा भाई है, बट नेपाल को आप जब भी ये बोलेंगे तो उनको मिर्ची लग जाती है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों है। भाई जो है सो है, तो आप देख ही सकते हैं। लेकिन जो काला पानी लिपु लेक वाला जो विवाद है वो नेपाल के साथ काफी ज्यादा गहराता जा रहा है। और अभी तो जो डिस्प्यूटेड एरिया है, नेपाल ने अपने 100 रुपए की करेंसी में उसको इंक्लूड कर दिया था, क्योंकि डेफिनेटली भारत को काफी नुकसान पहुंचा और काफी दुख हुआ एक जान के, क्योंकि नेपाल के भारत बहुत मदद करता। अगर नेपाल की करेंसी भारत से नहीं टाइट होती तो अभी तक नेपाल डूब गया होता। इकोनॉमिक हालत उनकी बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है ना। तो 2015 से आपको पता है कि रिलेशंस हमारे बहुत अच्छे नहीं है। हमने जो ब्लॉकेड लगाया था, इकोनॉमिक ब्लॉकेड एक तरीके से, क्योंकि भारत दिक्कतें बहुत ज़्यादा हुई थी, जो मलेशिया मूवमेंट पूरा चला था। तो भारत और नेपाल के टाइज जो हैं वो 2015 से बहुत अच्छे नहीं है। नरेंद्र मोदी, और ये समझिए कि देखिए, क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार वहाँ पे आई है, KP ओली एक कम्युनिस्ट लीडर है, और कम्युनिस्ट लीडर भाई जाहिर सी बात है चाइना को ज़्यादा वो कहेंगे कि चाइना हमारा ज़्यादा अच्छा दोस्त है, लेकिन ऐसा है नहीं।
चाइना मतलब के लिए यूज करके फेंक देगा। तो नरेंद्र मोदी और केपी ओली साथ में मिले, दोनों ही प्रधानमंत्री थे, लेकिन उसके बाद से चीजें बहुत ज्यादा खराब होती गई। अब नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी आ गए हैं और अभी ओली जो है वो प्रधानमंत्री तो है नहीं, नेपाली कांग्रेस है वहां पे, कोलैबोरेशन यहाँ पे गठजोड़ की सरकार है, ठीक है ना। तो आप एक तरीके से ये अपने जो रिलेशनशिप हैं उनको अच्छा कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं, राइट, ठीक है। अब आपको पता है कि जब नेपाल का नया संविधान आया था 2015 में, तब न्यू दिल्ली ने बोला था क्या बोल रहे हो, ये क्या कर रहे हो। एक्चुअली क्या है कि 2015 में 6 महीने का जो ब्लॉकेट लगाया था उसमें नेपाल की कमर टूट गई थी। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूं। एक्चुअल में क्या है ना कि नेपाल का जो नया संविधान आया था 2015 में, उसी से प्रॉब्लम हुई थी और उसकी वजह से नेपाल चाइना की गोद में जाके बैठ गया था, जो कि सही नहीं है। और यहां पे 20 सितंबर 2015 में संविधान पास होता है नेपाल का। संविधान कई बार, क्योंकि भाई 2007 के बाद इनकी मोनार्की खत्म हुई थी। हालांकि जब तक राजा महाराजा थे तब तक बढ़िया था, हमारे साथ रिलेशन तब तक अच्छे थे, लेकिन जैसे ही मोनार्की खत्म हुई और डेमोक्रेसी आई तो हमारे रिलेशन खराब हो गए, क्योंकि कम्युनिस्ट की यहां पे सरकार आ गई, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो 20 सितंबर 2015 को जब नया संविधान आया तो उसमें क्या है ना कि जो दो एथनिक ग्रुप्स थे, एक मधेसी और एक थारू, मधेसी मेनली, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि बोला गया इन दोनों द्वारा, और ये भारत से ही रिलेटेड है। आपको बता दो, नेपाल वैसे अपने आप को असली हिंदू राज्य बोलता है। पशुपतिनाथ टेम्पल कहां है? भगवान शिव भक्त है वो, तो असली हिंदू बोलता है कि असली हिंदुइज्म तो हमारे यहां से ही आया। तो अच्छी बात है, मैंने बताया ना कि नेपाल एक हमारा छोटा भाई है। तो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमारे राइट्स जो है आपने छीन लिए संविधान से, समझ रहे हैं? क्योंकि यहां पे 598 कंस्टिट्यूएंट असेंबली 598 लोगों की हैं, और इनमें से 66 मेंबर्स इन्हीं कम्युनिटीज के थे, मधेसी और थारू। इन्होंने वोट नहीं किया, समझ रहे हो? लेकिन बात यही है कि इसमें हमारे राइट्स को आपने पूरा खत्म कर दिया, जो हमारे पास राइट्स थे, और हमको आपने एकदम मार्जिनलाइज कर दिया। तो इसकी वजह से यहां पे इन्होंने बोला कि बस बहुत हुआ सम्मान, हम करेंगे प्रोटेस्ट। अब दोस्तों ये शुरू हुआ 20 सितंबर को, 40 लोग मारे गए क्योंकि प्रोटेस्ट हुआ, हिंसक हो गए, पुलिस और प्रोटेस्टर्स में बीच हो गई झड़प। अब क्योंकि जो पूरा भारत ट्रक्स भेजता है, पेट्रोल्स भेजता है, वो मधेसिया लोगों के बीच से जाता है। तो प्रॉब्लम क्या हो गई? प्रॉब्लम ये हो गई कि जब ये ट्रक्स गए, अब नेपाल कह रहा था कि भारत जानबूझ के ट्रक्स नहीं भेज रहा, भारत ने जानबूझ के इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगाया है, ठीक है ना। भारत ने बोला कि भैया हमने कुछ नहीं किया है, मधेसिया लोगों ने लगाया है, वो हमको आने ही नहीं दे रहे हैं। और नेपाल से बोला कि भाई वो गलत नहीं है, जो मधेसिया हैं उनके राइट्स को समझिए। उस समय इंडियन प्रधानमंत्री मतलब नरेंद्र मोदी और सुशील कुमार कोइराला के जो पीएम थे, मतलब जो नरेंद्र मोदी ने सुशील कोइराला को ये बोला कि आप गलत कर रहे हैं, और बोला कि ये डेंजरस है। जयशंकर को पर्सनली भेजा कि आप उनसे मिलिए, राइट। तो 24 सितंबर को फ्यूल ब्लॉकेट जो है वो शुरू होता है। अब भाई मैंने क्या बताया कि सब कुछ भारत से आता है, पेट्रोल से लेकर एवरीथिंग, और रास्ते से जाता है ये। भारत ने बोला कि आप चेंज करिए अपने नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा तो चलेगा नहीं, ठीक है ना। नेपाल ने मना कर दिया, ओके। और उसके बाद ये ब्लॉकेट जो है वो लगातार चलता रहा। साथ ही साथ भारत की दिक्कतें तब, क्योंकि उस समय बिहार में भी इलेक्शंस होने वाले थे, और अगर नेपाल, भाई बिहार नेपाल बॉर्डर शेयर करता है ना, अगर ऐसा होता तो प्रॉब्लम, मतलब वहां पे भी हिंसा पहुंच सकती थी, तो दिक्कत हुआ। अब नेपाल और भारत का ओपन बॉर्डर है, कोई भी आ सकता है, जा सकता है। गोरखा है भाई, गोरखा रेजिमेंट है, नेपाली यहाँ पे आते हैं, हमारे काम करते हैं। और जो मधेसीज हैं वो बिहार और उत्तर प्रदेश में तो रहते ही हैं और नेपाल में भी रहते हैं, ठीक है ना। तो मुश्किलात बहुत ज्यादा है। अब उस वक्त भारत ये चाइना के साथ चला गया था। नेपाल ने अपना बोला कि ठीक है भारत से नहीं, चाइना से दोस्ती कर लेंगे, लेकिन चाइना से दोस्ती, क्योंकि चाइना को बहुत दूर से, चाइना को लॉस था, बहुत दूर से ट्रक्स भेजने पड़ रहे थे। तो बाद में 6 महीने के बाद इसको रिजॉल्व किया गया। तो पोस्ट ब्लॉकेट इंटरेक्शंस हुए, लेकिन टेंशन रही, ऐसा नहीं है। ओली ने, केपी ओली ने लगातार जो है कंट्रोवर्शियल रिमार्क, जैसे अयोध्या को लेके, भारत के नेशनल मोटो को लेके लगातार केपी ओली बकवास करते रहे। भारत ने 2019 में अपना जो पॉलिटिकल मैप है वो अपडेट किया, ठीक है ना, और यही बोला कि जो लिम्पियुधरा, काला पानी, जो नदियां हैं, ये दो जो एक तरीके से बाउंड्री डिसाइड करती है, वो भारत की है, सिंपल, ओके। तो जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, देखिए वैसे तो भारत की ही है,
लेकिन नेपाल कहता है नहीं नहीं नहीं, ये तो ऐसा नहीं, हमारा तो बॉर्डर और पीछे से जाता है। तो न्यू दिल्ली ने कहा कि देखिए समझिए, आप हमारे बिना नहीं चल सकते और हम आपको बहुत मदद करेंगे, चाइना के साथ मत जाइए। तो फिर उसके बाद नेपाली गवर्नेंस ने न्यू दिल्ली की इन्वॉल्वमेंट होने लगी, ठीक है ना। और पॉलिटिक्स में क्या था कि भाई जो जितने भी वहां पे, क्योंकि असल 80% वहां पे हिंदू हैं, तो जो हिंदुत्व एक्टिविस्ट थे उनको अपने साथ में लिया और बोला कि नेपाल के पॉलिटिकल लैंडस्केप को बदलते हैं वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आरएसएस और बीजेपी ने बोला कि नेपाल को रीशेप करते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से और ज्यादा दिक्कत हुई। तो फिर उसके बाद काठमांडू। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको रिलेशन को स्टेबलाइज करना पड़ेगा। ओके, आपको पता है कि वहां पे यही सरकार है, वो बदलेगी नहीं, और आपको नेपाल के साथ बिजनेस भी करना है, और आपको यह भी देखना कि कहीं वो चाइना के पास ना चला जाए, जो कि वो जा रहा है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको नेपाल के साथ अच्छे रिलेशन बनाने पड़ेंगे। पॉलिसी नेबरहुड फर्स्ट इनिशिएटिव जो है उसमें कुछ पॉलिसी एडजस्टमेंट की जरूरत है। जैसे भारत का भी इंटरफेरेंस है, पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस है नेपाल की, वो बंद करिए। पॉलिटिकली स्टेबल और इकोनॉमिकली एनर्जाइज्ड अगर नेपाल हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इकोनॉमिक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट होना चाहिए। जैसे नेपाल जो है वो रेमिटेंसेस के थ्रू बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश, बिहार में काफी नेपाली रहते भी, और यहां से भी काफी लोग जो है वो नेपाल जाते हैं। टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। न्यू दिल्ली का जो एटीट्यूड है वो काफी एक ओवर बेरिंग है, राइट। तो इसीलिए थोड़ा सा इसको शायद नेपाल कहता है कि तुम हमको छोटा भाई क्यों बोलते हो, तो भाई नहीं बोले, कोई बात नहीं, बोले कि हम इक्वल पार्टनर है, ठीक है, इक्वल पार्टनर को हम। पॉलिटिकल और गवर्नेंस चैलेंजेस क्या है भाई, देखिए इस समय जो पॉलिटिकल क्लास है, सिविल सोसाइटी और सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो भारत से बात नहीं कर रही है। अब इस समय जो पुष्पक कमल दहल प्रचंडा हैं वो नहीं बात कर रहे हैं, और कम्युनिस्ट डोमिनेटेड सरकार है तो चाइना की तरफ ही जा रहे हैं। अब इन्होंने न्यू दिल्ली को कंसेशन दी है, डिप्लोमेटिक कंसेशन दी है, जैसे हाइड्रो पावर ट्रेड एग्रीमेंट, ग्रांट डिस्पर्समेंट, लेकिन फिर भी बायलैटरल नेगोशिएशंस में इंबैलेंस देखने को मिलता है। फ्यूचर क्या है, ओली लीडरशिप। जब तक ओली रहेंगे तब तक कुछ होने वाला है नहीं मेरे हिसाब से। लेकिन केपी ओली को यह समझना पड़ेगा कि भारत के साथ काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सार्क को रिवाइव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जैसा कि हमने बताया कि भारत नेपाल का नॉन नेगोशिएबल फ्रेंड है, आप समझ रहे हो। भारत ही एक ऐसा देश है जो नेपाल की सबसे ज्यादा मदद करता है और सबसे ज्यादा मदद कर सकता है। आप नाराज हो चाहे ना हो, लेकिन आपको भारत से दोस्ती बनानी पड़ेगी, वरना आप टिक ही नहीं पाओगे, मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो इसीलिए भारत को समझना पड़ेगा। उसके बाद जो इंडिया नेपाल एमिनेंट पर्सन ग्रुप फाइनलाइज 2017 में फाइनलाइज हुई थी, उसमें एक रोड मैप बताया गया कि किस तरीके से भारत और नेपाल के रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं। तो अब इसमें नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी थी कि भाई न्यू दिल्ली को इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। आप इकोनॉमिक ग्रोथ करिए, इकोनॉमी में आप, लेकिन ज्यादा पॉलिटिक्स में उनकी ध्यान नहीं दीजिए कि उनका संविधान क्या है, कैसे कर रहे हैं, आप छोड़ दीजिए उसे। एकेडमिक एंगेजमेंट हो, नेपाल स्टडीज अगर भारत में प्रमोट करे तो ज्यादा से ज्यादा नेपाली यहाँ पे आएंगे और वहां से भी आपको एकेडमिक सपोर्ट जो है वो मिलेगा, ठीक है ना। एक पीसफुल साउथ एशिया हमको चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक अच्छा, आपको भारत से दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी। डिफॉल्ट सेटिंग जो नेपाल और भारत की है वो बहुत ही, कहते हैं ना कि एक दोस्ती आ रही है, वहां की पॉलिटिक्स कैसी भी हो, लेकिन वहां के लोग भारत को बहुत प्यार करते हैं और यहाँ के लोग भी उनको बहुत प्यार करते हैं। आप समझ रहे हैं, हमारी एक पूरी रेजिमेंट है जो कमाल का काम किया भाई नेपालियों ने, जबरदस्त। म्यूचुअल बेनिफिट, जैसे नेपाल की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें, उसको रिकॉग्नाइज करें, तो भारत के लिए भी बहुत अच्छा है ना। क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए कि नेपाल गेटवे देता है, एक बफर की तरह काम करता है, तो चाइना तक हम पहुंच सकते हैं आसानी से। तो भारत को भी अच्छा है, नेपाल को भी अच्छा है कि नहीं। ओपन बॉर्डर्स है भाई, अब नेपाल इंडिया को ओपन बॉर्डर, कोई भी आ सकता है, जा सकता है, लेकिन कई बार अब तो शक के तौर पे देखा जाने लगा है। लेकिन एक मॉडल है कि पीसफुल और इंटरकनेक्टेड साउथ एशिया हो सकता है। औरत और क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, पेपर 3 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान हुआ है क्लाइमेट चेंज से, पानी नहीं होता है तो औरतों को दूर दूर जाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम एक्सट्रीम हीट की बात करें तो औरतों पे सबसे ज्यादा हुआ है वो,
2023 में रिकॉर्ड टेम्परेचर आया, रिकॉर्ड। इतनी गर्मी कभी भी नहीं पड़ी, जिस बार बहुत ज्यादा पड़ी है। तो इसकी वजह से औरतों पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ है, ठीक है ना। भारत जहां पे 1/6 हर छठी औरत भारत में रहती है, अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो क्या होगा, इनइक्वालिटी और बढ़ेगी। रिसोर्स एक्सेस, गांव में औरतें ही काम करती हैं, बाहर का भी घर का भी। क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? सबसे पहले तो जो अर्बन स्लम्स, यानी कि जो शहर में झुग्गी झोपड़ियां हैं, टिन, एस्बेस्टोस की टिन होती है, छत जो होती है वो लिंटर्स नहीं पड़े हैं, पत्थर नहीं लगे, वो टिन की होती है। टिन आपको पता है इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एस्बेस्टोस भी। तो बहुत गर्म हो जाता है, हीट को ट्रैप कर लेते हैं। तो हीट चेंबर्स, इतनी गर्मी, भाई आदमी तो बाहर निकल जाता है, काम कर लेगा, लेकिन औरत कहां जाए, तो जाए कहां? जो इनफॉर्मल सेक्टर जैसे जो स्ट्रीट वेंडर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, औरतें अगर वहां काम करती है तो वहां तो क्या ही बताएं, हार्श कंडीशन है ही, कूलिंग फैसिलिटी है नहीं, तो औरतें बेचारी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। गांव में तो खैर कहते हैं कि गांव का एनवायरनमेंट ज्यादा अच्छा है, ठंडा रहता है, वहां पे ठंडी ज्यादा रहती है, लेकिन खाना किसको बनाना पड़ता है? गैस नहीं है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उज्ज्वला स्कीम ने मदद की, लेकिन हर गांव में नहीं पहुंची उज्ज्वला स्कीम। तो कई बार बायोमास का यूज किया जाता है कुकिंग, जैसे गोबर के कंडे हो गए या कोयला हो गया, जो भी है बायोमास, बेसिकली उसको यूज किया जाता है। अब इसकी वजह से धुएं से हेल्थ रिस्क है, ऊपर से हीट एक्सपोजर है, और अगर ज्यादा ऐसा होता रहता है तो फिर भैया बॉडी जो है वो फैट कम होने लगता है, हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, मूड स्विंग्स होने लगते हैं, हीट रिलेटेड इंसिडेंट्स होने लगते हैं। हेल्थ और इकोनॉमिक इंपैक्ट्स की बात करें तो प्रोडक्टिविटी लॉस है। हीट स्ट्रेस की बात करें, लंबे समय तक आपको काम करना पड़ता है और इसके लिए आपको पैसा भी नहीं मिलता है कि नहीं? बच्चों को भी संभालना है, जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, डिलीवरी, मिसकैरेज का खतरा जो है वो बढ़ता रहता है। तो क्या करना चाहिए? मेजर लें, इसको तुरंत एड्रेस करें। क्लाइमेट फ्रेंडली अर्बन प्लानिंग होनी चाहिए, कूलिंग टेक्नोलॉजी का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कूलर हो गया फ्री बांट दे, ऐसी टेक्नोलॉजी उनको कूल करे। पब्लिक सर्विस जो इस हीट स्ट्रेस को खत्म करे, उस पर ध्यान देना चाहिए। आई एम सॉरी, और सबसे ज्यादा खांसी आ रही है, पता नहीं क्या हो गया, एकदम से कुछ फंस सा गया है। और सबसे ज्यादा औरतों के काम को एड्रेस करना चाहिए। अगर औरत है तो ये समाज है, आप समझ रहे हो। भारत में टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो औरतों पे हम ध्यान नहीं देते, आधा औरतें हैं आधा समाज। और क्योंकि मर्द जो है वो कानून बनाते हैं तो और दिक्कत है। औरतों का एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा उनको इन्वॉल्वमेंट करें, आप इन्वॉल्व करें, पॉलिटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व करें, क्योंकि एक औरत ही औरत की बात समझ सकती है। आखिरी, पीएम श्री योजना बहुत अच्छी बात है। मेजर पिलर्स आप देख सकते हैं, मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, लीडरशिप, बेनिफिशियरी सेटिस्फैक्शन, ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्लूसिव प्रैक्टिस, करिकुलम पेडागॉगी असेसमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर एडिक्वेसी, फंक्शनल एस्थेसिटी एंड सेफ्टी। क्या सा समझ में नहीं आया? पेपर 2 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। केंद्र ने यह बोला है कि बस समग्र शिक्षा स्कीम वेस्ट बंगाल, पंजाब और दिल्ली है। अब ऐसा है कि हम इनको फंड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इन तीनों राज्यों ने, भाई पंजाब दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार है, वेस्ट बंगाल में टीएमसी सरकार है, पीएम श्री स्कीम को रोक दिया है कि हम इसको इंप्लीमेंट नहीं करने वाले। तो केंद्र ने बोला कि तो तुम्हारा फिर समग्र शिक्षा स्कीम चल रही है, हम उसको भी पैसा नहीं देंगे। अब पीएम श्री क्या है? स्कूल को, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्कूल को डेवलप करना। सिचुएशन को समझ लेते हैं। समग्र शिक्षा अभियान 2009 में आया था। राइट टू एजुकेशन जो आरटीई है ना, राइट टू एजुकेशन, आपको 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देनी ही देनी है। तो राइट्स ये वही बता रहे हैं कि ये इसको प्रमोट करता है और जो एजुकेशनल आउटकम्स है उसको और ज्यादा अच्छा करता है क्लास 12th तक। पीएम श्री स्कीम 2022 में आई और उसमें स्कूल को एक मॉडल इंस्टीट्यूशन में बदलने की तैयारी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि बहुत अच्छी है, उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन यहां पे इन तीनों राज्यों ने यह बंद कर दिया। अब यही बोला है कि जो स्कूल है उसको सिलेक्ट किया जाएगा, स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशनल बेंचमार्क को उसको मीट करना पड़ेगा।
और इनोवेटिव टीचिंग मेथोडोलॉजीज यहां पे लगाई जाएंगी। तो सेंटर ने समग्र शिक्षा फंड को होल्ड कर दिया कि हम नहीं देंगे पैसा। समझ रहे हो कि आप पीएम श्री योजना को जो स्कीम है उसके साथ आप नहीं जा रहे हो। ओके, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है कि जो पीएम श्री स्कूल्स हैं, स्कूल स्कूल चुने जाएंगे, एक कॉम्पिटेटिव प्रोसेस के थ्रू स्कूल चुने जाएंगे। अब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़िया है, आपकी एजुकेशनल क्वालिटी कितनी बढ़िया है, उसके तहत स्कूल चुने जाएंगे। और उसके बाद आपको स्कोर मिलेगा, और वो स्कोर जो है अगर आप उसको क्वालिफाई करते हो तो शहर और गांव में दोनों ही जगह आप इस योजना का लाभ ले सकते हो। तो दिल्ली पंजाब ने बोला कि भैया हम तो इसको ना इंप्लीमेंट कर रहे हैं। खैर दिल्ली में तो बहुत अच्छा सरकारी स्कूल एकदम बदल के ही रख दिए। बोला कि भाई देखिए हमारे सिमिलर गोल्स और हम ऐसी योजना में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल ने बोला कि पीएम श्री क्या है, हम्बा अम्बा रम्बा रम्बा पुम्बा पुम्बा, पीएम श्री हटाओ, पीएम श्री का कोई मतलब नहीं है, नरेंद्र मोदी जो है वो मार्केटिंग कर रहे हैं। पॉलिटिकल डायमेंशन, भाई देखो ये पॉलिटिक्स हो रही है लेकिन यहाँ पे नुकसान किसको हो रहा है, स्टूडेंट्स को। तो पॉलिटिकल टेंशन और ज्यादा देखने को मिल रही है सेंटर और ऑपोजिशन की, आप समझ रहे हो। तो एक तरीके से फेडरल गवर्नेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें दिक्कतें हैं फिलहाल के तौर पे। ऐसे तो दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, बट आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आप हमारे कोर्स को अवेल करिए। परसों से हम क्लास शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।